हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। जैसे कि आप देख रहे हैं आपका केमिस्ट्री के टॉपिक्स चल रहे हैं और इसमें आपका जो अगला चैप्टर स्टार्ट होता है वह है कार्बनिक यौगिक, कार्बन या उसके यौगिक। इससे पहले की जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी वीडियो आपको दे दी गई है और उसमें कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जाके उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, कार्बन और कार्बन के यौगिक। कार्बन क्या है? जैसे कि आप देखते हैं कि दैनिक जीवन में जो हमारा डेली रूटीन है उसमें बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनका कार्बन जो कि कार्बन से बने हुए होते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका आता है जैसे कि कोयला है या फिर कोई ईंधन है या पेट्रोल है। तो ये सब क्या है, कार्बन से ही बना हुआ है। या फिर आपका जैसे कि आपकी बुक्स हैं, कॉपी है, पेपर है, इन सब में भी कार्बन होता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे पेड़ पौधे हैं या मनुष्य भी अगर उनमें श्वसन की क्रिया होती है, जैसे कि आपको जानकारी है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हमारे अंदर श्वसन की क्रिया होती है तो हम CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो उसमें क्या आ गया, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो है उसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है, जबकि कार्बन की जो मात्रा है वो 0.03% वायुमंडल में है, जिसकी मात्रा बहुत ही कम है। तो इतनी कम मात्रा होने पर भी वो अपने एक विशेष महत्व रखता है। तो अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि कार्बन क्या है। तो सबसे पहले जो बात आती है इसमें यह है कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, कि कार्बन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग किस तरीके की होती है। तो इसमें देखिएगा, या हम ये लिखेंगे कार्बन के आबंध। तो अब डिस्कस करते हैं इसके कार्बन के आबंध की इसके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड किस तरीके के होते हैं और किस तरीके से ये दूसरे परमाणु से अपनी बॉन्डिंग करता है। तो जैसे कि आपको पता ही है, आपने इससे पहले पढ़ा है कि सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं सहसंयोजक आबंध। तो सह मतलब साथ, संयोजक मतलब संयोग करना, आबंध मतलब कि बंध बनाना, जो कि साथ या फिर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की बराबर की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम सह संयोजक बंध कहते हैं। जैसे कि आपने इसके बारे में क्लास 9th में पढ़ा होगा। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका क्या आता है, एकल बंध। एकल बंध क्या है आपका, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जब कार्बन्स के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड होता है। नंबर 2 क्या आता है, द्विबंध। द्विबंध मतलब जब कार्बन्स के बीच में आपके डबल बॉन्ड आते हैं। नंबर 3 आता है आपका त्रिबंध, मतलब कि जब 2 कार्बन्स के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं तब इस तरीके से त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड उसमें आ जाता है। अब बात करते हैं कि कार्बन में किस तरीके के बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें ये तीनों ही बॉन्ड होते हैं। किस तरीके से होते हैं अब ये देखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। ठीक, अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तब क्या बनेगा, यह आता है 1s2, 2s2 और 2p2। तो या फिर हम इसे क्या कहेंगे, 2 और 4। तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। ठीक, अब जैसे कि आपका कार्बन है, कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास कितनी, 4 वैलेंसीज हो गई। 4 वैलेंसीज, अभी जब 4 वैलेंसीज है तो चारों वैलेंसीज पे क्या होगा, आपका हाइड्रोजन ये प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि ये 4 बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आपके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों बॉन्डिंग को करने में सक्षम होते हैं। अब किस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं अब ये देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एकल बंध की। तो एकल बंध क्या होता है, तो देखिएगा ये आता है एकल सहसंयोजी आबंध।
एकल से संयोजी आबंध कहलाता है बच्चों कि जब केवल सिंगल बॉन्ड, मतलब जब केवल सिंगल बॉन्ड बनता है तब वह एकल से संयोजी बॉन्ड कहलाता है। मतलब क्या, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी जब होती है। अब कैसे होती है ये समझ लीजिए। जैसे कि आपका है CH4, फॉर एन एग्जाम्पल इसका ये आता है। तो CH4 कार्बन है, कार्बन के बाह्य कोश में अभी आपको बताया था कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो अब जब हम इसको देखेंगे, जैसे कि आप देखिएगा इसकी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, कार्बन है तो कार्बन के बाह्य कोश में कितने आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक। अब हाइड्रोजन कितने हमारे 4 हैं, तो ये 4 हाइड्रोजन यहाँ हम ऐसे लगा देंगे। तो ये जो 4 हाइड्रोजन है, तो इन 4 हाइड्रोजन के बाह्य कोश में आप देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरीके से ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, कार्बन को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तब ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉनों की ये इस तरीके से साझेदारी कर लेंगे। साझेदारी तो आप समझते ही हैं, पार्टनरशिप, कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास कम है, 1 हमारे पास कम है, दोनों मिलकर साझेदारी कर लेते हैं, जिससे कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन या बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन आपके पूरे हो जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, जब इन्होंने साझेदारी की, तो अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं चारों के। अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन ने चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो जब हम इसकी फेयर स्ट्रक्चर देखते हैं तब आपका क्या होगा कि यहाँ अगर हम देखें तो कार्बन ये इस तरीके से, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो इसके बीच में क्या हुआ, ये सिंगल बॉन्ड आ गया। तो ये सिंगल बॉन्ड क्या कहलाएगा आपका, एकल सह संयोजी बंध। ये कहलाता है आपका एकल सह संयोजी आबंध या बंध, बात एक है। तो इस तरीके से ये एकल सह संयोजी बंध बन जाता है। अब चलिए बात करते हैं इसकी द्विसह संयोजी बंध की। ये बच्चों आपका 9th का टॉपिक है, जो कि आपने 9th में पूरा चैप्टर पढ़ा होगा। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से आपको ये रिपीट करते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके द्विसह संयोजी बंध की। द्विसह संयोजी बंध अब कैसे होगा, अब हमने क्या किया इसमें कि जो हमारे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ कार्बन की संख्या हम बढ़ा देंगे, 2 कर दिए हमने हाइड्रोजन, वो सॉरी कार्बन। तो अब कार्बन हमारे हो गए यहाँ पर डबल और हाइड्रोजन हमारे रहे 4। तो किस तरीके से हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, 1 कार्बन ये आ गया, 1 कार्बन ये आ गया। आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, ये आ गया, ये इस तरीके से, ठीक। अब लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन होने के लिए हमने कितने करने हैं कि 1 हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिया, 1 हाइड्रोजन हमारा ये आ गया, 1 हाइड्रोजन ये आएगा, 1 हाइड्रोजन ये आएगा। तो ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये यहाँ से हटकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आ गया डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या हुआ कि ये देखिएगा इस तरीके से, ये इसके कार्बन की 4 वैलेंसीज हो गई, इसी तरीके से यहाँ इसकी 4 वैलेंसीज पूरी हो गई। अगर हम साझेदारी की बात करें इसमें, तो कार्बन है आपका, तो कार्बन की कितने हो गई, इसी देखिएगा इसे कि कार्बन है, कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन है हमारे ये 4, ये ठीक इस तरीके से। अब यहाँ जो ये कार्बन है, इस कार्बन ने हाइड्रोजन तो अपना क्या करेगा, सिंगल सिंगल एक एक बॉन्ड इसमें से ले लेगा, ये हो गया ठीक, सिंगल सिंगल ये इसमें बॉन्डिंग हुई। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग आ गई, लेकिन जो हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन के पास वो सॉरी कार्बन के पास हमारे कितने बचे, 2 बचे हैं। तो ये जो है ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, जिससे कि आपका क्या हो गया कि एक तो ये इन्हें ले लेगा और इसके साथ ये आपका कंप्लीटली आ जाएगा, जिससे कि क्या होगा, ये डबल बॉन्ड में आपका शिफ्ट हो जाएगा। ये जो परमाणु हैं ये डबल बॉन्ड में आपके आ जाएंगे। तो इस तरीके से इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की, कि ट्रिपल से संयोजी बंध कैसे आता है। तो देखिएगा इसमें कैसे आएगा, ये ट्रिपल से संयोजी बंध क्या होगा कि यहाँ हमने हाइड्रोजन कम कर दिए, यहाँ क्या कर दिया,
H2, तब हाइड्रोजन कम हो गए। तो अब जैसे कि कार्बन का आपको पता है ये 4 वैलेंसीज होती हैं, तो यहाँ से जब हम हाइड्रोजन ये कम करेंगे, ये वैलेंसी खाली हो गई, तो ये वैलेंसी जब खाली हो गई तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी वैलेंसी, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की इनके बीच में साझेदारी हो गई। तो जैसे कि आपको ये दिखाते हैं, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन की फॉर्म में ये कार्बन है 1 2 3 1 2 3, ये इस तरीके से, और ये हाइड्रोजन जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन का है। अब ये अगर साझेदारी करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल बॉन्डिंग आ गई। अब कार्बन क्या है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो तीनों बॉन्ड परमाणु जो हैं, सॉरी, ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो हैं आपस में क्या कर लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे, इसके साथ साझेदारी कर लेंगे, तो पूरा कंप्लीटली इसके साथ ये आ जाएगा। ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे इसको, बल्कि आपका ये इस तरीके से आ जाएगा पूरा। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, ये इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड में आ गया कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे और एक हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या हो गई, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाती है। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका बताते हैं कि कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये से संयोजक आबंध बनाते हैं। अब चलिए बात करते हैं कार्बन के अपरूप या एलोट्रोपीज। कार्बन के जो एलोट्रोपीज होते हैं, एक तो आपका हीरा है, ग्रेफाइट है, तो ये सब क्या है, कार्बन के ही अपर रूप हैं। तो अब चलिए बात करते हैं इसके कि कार्बन का समूह क्या, ये सॉरी कार्बन की स्ट्रक्चर क्या है, कि स्ट्रक्चर हम क्या आएगी। तो कार्बन की स्ट्रक्चर जैसे कि आपको बताया है कि कार्बन क्या है, C। ठीक, अब C में आपके 6 परमाणु होते हैं, वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाह्य कोश में, तो 6 इलेक्ट्रॉन के होंगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आ जाएगा जो आपको भी बताया था 2-4। तो इस तरीके से ये कार्बन के फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको अगर हम हाइड्रोजन के साथ देखते हैं तो क्या होगा, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, 4 वैलेंसीज पे इसके ये हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इससे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जो बात करते हैं इसमें हम कार्बनिक रसायन या कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किसे कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि कार्बनिक, जिसमें कि कार्बन से जुड़े यौगिकों का हम अध्ययन करते हैं, वह कार्बनिक रसायन कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं कि कार्बनिक रसायन विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन से जुड़े यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड या फर्स्ट कार्बनिक कंपाउंड क्या था, कार्बनिक यौगिक क्या था। तो फर्स्ट कार्बनिक कंपाउंड जो है वह रशियन वैज्ञानिक थे आपके होलर ने इसके बारे में बताया था कि जब हमने अमोनिया NH3 के हाइड्रोजन साइनेट HCNO से अभिक्रिया कराई, तब हमारा यहाँ बन गया ये अमोनियम NH4 हो जाता है, तब हम इसे अमोनियम कहते हैं, अमोनियम साइनेट। अब अमोनियम साइनेट को क्या किया गया कि हमने इसे कर दिया गरम करने पर, ये सिंबल है गरम करने का, या हम इसे लिख भी सकते हैं। गरम करने पर क्या होता है कि इसमें आपका बन जाएगा NH2CONH2, ये फॉर्मूला होता है बच्चों यूरिया का। तो इसीलिए क्या था कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूरिया, कि जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था वह था आपका यूरिया। तो अब चलिए बात करते हैं इसमें कार्बनिक रसायन में और आगे बढ़ते हैं कि और कंपाउंड इसके क्या हैं। तो इस तरीके से आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो आप इसका आसानी से आंसर दे देंगे कि यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको कि अमोनियम साइनेट से बनाया गया था। अब इसमें आता है आपका हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो देखिएगा इसमें ये क्वेश्चन आपका बनता है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं या हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन वह यौगिक होते हैं जिसमें कि नाम से आप पहचान लेंगे कि हाइड्रो का मतलब क्या आ गया आपका, ये आपका इतना कंपाउंड है हाइड्रो, तो हाइड्रो को हम कहेंगे H, ठीक, और कार्बन क्या हो गया आपका C। तो वह कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बने होते हैं वे आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिसके कि एग्जाम्पल क्या आ जाता है आपका CH4 है या C2H6 है। तो इस तरीके से इसके
एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये दो तरीके से, दो भागों में इसको बांटा गया है। ये आपके 2 पार्ट्स में आ जाएगा। एक होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे कि ये है आपका, इसे कहेंगे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक दूसरा आता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन संतृप्त का मतलब है कि जब कार्बन, आपको इससे पहले पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। जब कार्बन अपनी चारों वैलेंसीज को हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण कर लेता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तब वह आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह सिंपल सी, बहुत इजी सी लैंग्वेज, हम ये भी कह सकते हैं वह हाइड्रोकार्बन जिनके मध्य केवल सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध पाए जाते हैं, वे आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिसका एग्जाम्पल आप देखिएगा, ये आ गया आपका CH, इस तरीके से, जिसे हम क्या कहते हैं CH4। दूसरा एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जिससे कि हमारे 2 कार्बन है, ये कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, तो इन चारों वैलेंसीज पे क्या प्रेजेंट हो गया आपका हाइड्रोजन। यहाँ भी आपका हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो कितने हो गए ये 2 कार्बन और 6 आपके हाइड्रोजन। तो इनके बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब बात आती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके मध्य जब 2 कार्बन्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तब हम उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन शॉर्ट आप इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं कि इसमें डबल व ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा क्या आता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है इसमें C2H4 या C2H2। इसे समझ लीजिएगा सही से, क्योंकि आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, आपके 2 कार्बन है, तो हमने क्या लिए, ये 2 कार्बन यहाँ पर ले लिए। ठीक, अब यहाँ पर कितने कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, इस तरीके से, ये ऐसे। यहाँ हाइड्रोजन हमारे 4 है, एक हाइड्रोजन 1 2 3, तो यहाँ क्या होगा 4 हाइड्रोजन आपके आ गए, लेकिन यहाँ हमारी ये वैलेंसीज खाली रह गई। तो ये वैलेंसीज क्या होंगी, यहाँ से हटकर क्या हो जाएंगी, ये इन 2 कार्बन्स के बीच में शिफ्ट हो जाएगी, जिससे कि क्या हो गया डबल बॉन्ड इसके बीच में आ गया। तो इसे हम कहेंगे असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ये सैचुरेटेड क्योंकि ये अपनी वैलेंसीज को हाइड्रोजन के द्वारा पूरा नहीं कर पाया और इसने कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब जैसे कि इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ कितने आपके 2 कार्बन ये आपके आ गए। इसी तरीके से ये इसकी 4 वैलेंसीज आ गई। अब हाइड्रोजन कितने हैं हमारे यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ ये वैलेंसीज इसकी खाली रह गई, तो कार्बन के द्वारा ये इससे सैचुरेटेड नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे कि ये जो वैलेंसीज थी यहाँ डबल बॉन्ड में आ गया, अब ये नीचे वाली वैलेंसीज भी यहाँ शिफ्ट हो गई, तो क्या हो गया ट्रिपल बॉन्ड आपका आ गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ दोनों कार्बन्स के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इस तरीके से हम इसे क्या कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये क्या हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस तरीके से बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जब कार्बन्स के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या सिंगल बॉन्ड होता है, तब हम उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कि आपका डबल व ट्रिपल बॉन्ड होता है या कार्बन्स के बीच में केवल डबल व ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तब हम इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है। अब चलिए, तो बच्चों अब आपका अगले टॉपिक आते हैं समूह मूलक क्रियात्मक समूह व सजातीय श्रेणी। इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके 2-2 नंबर के आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो समूह या मूलक क्या होता है, तो समूह मूलक कहलाता है कि
कि किसी भी यौगिक में उपस्थित वह परमाणु जो कि एक विशेष प्रकार का गुण रखता है वह उसका समूह या मूलक कहलाता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के द्वारा हम ये बताएंगे, जैसे कि आप ये देखिए CH3OH, तो इसका समूह या मूलक क्या हुआ, इसका समूह मूलक हुआ OH, कि किसी भी यौगिक का वह परमाणु जो कि एक विशेष प्रकार का गुण रखता है। तो जब हमने इसमें OH जोड़ दिया तो ये जो पूरा यौगिक है ये किसकी विशेषता दिखाएगा, OH का। OH कहलाता है एल्कोहलिक, तब हम इसे कहेंगे समूह या मूलक। अब इसी से ही मिलता जुलता आता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होता है कि परमाणु कि किसी भी यौगिक में उपस्थित वह परमाणु जो कि अपनी विशेषताओं को दिखाता है या उसके रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, वह उसका क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक मतलब कि वह क्रिया कर रहा है, ऐसा समूह जो कि क्रिया कर कर अपने गुणों को प्रदर्शित करता है, वह उसका क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो क्रियात्मक समूह क्या हुआ इसका, OH। ठीक, अब इसी तरीके से आपका अगला टॉपिक आता है सजातीय श्रेणी। सजातीय मतलब कि समान अंतर की जो श्रेणी होती है वह आपकी सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक की एक ऐसी श्रेणी जिसको कि हम उसके बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, लेकिन समान कार्बनिक यौगिकों में उसके बढ़ते हुए क्रम में एक समान अंतर होने को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि आपका CH2, अगर हम देखें तो ये आता है आपका जैसे CH4 है, CH4 अगर इसका देखें तो C2H6, C3H8 और C4H10। तो आप इस टेबल को यदि देखिएगा तो सभी में क्या अंतर आ रहा है, इन दोनों के बीच में अंतर आ रहा है CH2 का, इन दोनों के बीच में क्या आया CH2, तो इसके मिडिल में भी आपका CH2। तो क्या अंतर है, सभी में समान अंतर है, CH2 CH2 CH2। तो ऐसी श्रेणी जिसको हम बढ़ते क्रम में रखने पर उसमें CH2 का अंतर होता है या क्रमगत में CH2 का अंतर आएगा, वह आपकी सजातीय श्रेणी कहलाती है। तो बच्चों इस तरीके से ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत आसान है कि क्रियात्मक समूह जो कि यौगिक का ऐसा परमाणु जो अपनी विशेषताएं दिखाता है वह आपका क्रियात्मक समूह कहलाता है या समूह या मूलक कहलाता है, और सजातीय श्रेणी इसे कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की। तो चलिए बच्चों इसमें आपका अगला टॉपिक आता है IUPAC, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे अगर आप साइंस लेते हैं तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और यही यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम ID पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर जाके आप मेरे से क्वेश्चन कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि कुछ बच्चों से मुझे, या मैं कहूँ कि आप लोगों से मुझे थोड़ी सी ये शिकायत है कि आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा, जिससे कि आप जैसे बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके और बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी टॉपिक है। बच्चों को बहुत ज़्यादा डरावना लगता है कि IUPAC व्हाट इज IUPAC है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि IUPAC। तो ये आता है आपका IUPAC फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि I से आता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब कि IUPAC का अर्थ ये होगा बच्चों कि एक ऐसा नाम जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर रखा जाता है, किसी यौगिक का ऐसा नाम जिसको कि हम इंटरनेशनल लेवल पर रख रहे हैं, वह IUPAC कहलाता है। तो IUPAC लिखने के लिए कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि जो कि आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 कार्बन या 2 कार्बन या 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो देखिएगा जो कि मैं आपको बता रही हूँ। एक कार्बन है यदि, तब हम इसके लिए लेते हैं मेथेन। 2 कार्बन के लिए एथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन
4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन और 8 के लिए ऑक्टेन। इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ये आ जाता है शॉर्ट में, हम इसे लिख देंगे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट। जबकि बेहतर यही रहता है कि आप इसको पूरा लिखें, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए कि यदि आपका एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए आप मेथेन लेंगे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आप एथेन लेंगे, 3 कार्बन है, 3 के लिए आप प्रोपेन लेंगे, 4 के लिए आप ब्यूटेन लेंगे, 5 के लिए आप पेंटेन लेंगे, 6 के लिए हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन और 8 के लिए ऑक्टेन। ये टेबल याद करनी आपको बहुत ज़रूरी है और इसी को जब आप याद कर लेंगे तब आप IUPAC बहुत आसानी से लिख लेंगे। तो अब इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि क्रियात्मक समूह में किस तरीके से उसका पूर्वलंग या अनुलंग क्या आता है, जिसे हम कहते हैं सफिक्स। तो जैसे कि आपका, तो बच्चों अब इसमें देखिएगा कि IUPAC लिखने के लिए हमें किस तरीके से क्रियात्मक समूह के लिए क्या अनुलंग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स, का यूज करना होता है। जैसे कि यदि आपका कार्बन है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो डबल बॉन्ड भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। तो ये यहाँ के इसके लिए हम लेंगे इन, इन, इसका सफिक्स आ जाएगा, अनुलंग आ जाएगा। यदि कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तब हम इसके लिए लेते हैं आइन। अगर कार्बन के साथ OH ग्रुप, OH ग्रुप कहलाता है आपका एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप का मतलब है एल्कोहल। यदि OH ग्रुप है, एल्कोहल है, तब इसका हम सफिक्स लेंगे OL, ओल। अब फोर्थ में आता है यदि आपका CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, तब इसका जो सफिक्स आता है वह आता है L। तो इस तरीके से यदि CHO एल्डिहाइड है तब हम इसका सफिक्स AL, या OL है या AL है। फर्क क्या दोनों में, यहाँ OH है यहाँ CHO है, इसका जस्ट उल्टा है। अगर हमारा क्रियात्मक ग्रुप CO कहलाता है आपका कीटोन। यदि कीटोन ग्रुप आपका प्रेजेंट है, साइडों में क्या है, एल्केन जुड़ी हुई है आपकी CH3 और बीच में क्या आएगी CO, तब इसे कहेंगे, इसका जो सफिक्स आएगा वह आएगा ON, ONE, ओन, कीटोन। कीटोन के लास्ट के शब्द आ गया ओन। अब 6 आता है आपका, यदि आपका क्रियात्मक ग्रुप अम्ल है, एसिड एमाइड है या अम्ल है, तब हम इसे कहेंगे, इसे वैसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका जो सफिक्स आता है, अनुलग्न आता है बच्चों, वह आता है ओइक एसिड। और यदि आपका क्रियात्मक समूह NH2 प्रेजेंट है, तब इसका जो सफिक्स आएगा वह आएगा एमीन। तो ये दोनों टेबल आपको याद होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि आपको बताया गया था, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और हेक्सेन। इसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए क्रियात्मक समूह जो प्रेजेंट है उसके लिए हम क्या अनुलंब लेंगे। तो बच्चों ऐसा है कि आप ये दोनों टेबल अच्छे से तैयार कर लेंगे, उसके बाद आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि IUPAC किस तरीके से हम लिखते हैं। तो अगली वीडियो, इस वीडियो को पूरा देखें, फिर इसके बाद आपको हम सिखाएंगे IUPAC को लिखना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी आपके क्वेश्चंस इसके बनते हैं और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। और साथ के साथ में एक बात और कहना चाहूँगी कि कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं कि हमारा 2nd चैप्टर की वीडियो नहीं आई है। तो ऐसा है कि सभी चैप्टर्स आपके जो क्रम में चल रहा है, सभी की आपकी वीडियोस बन गई हैं, जैसे कि 1st, 2nd और 3rd चैप्टर, या आपका 4th चैप्टर आपका आ गया है। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी यदि प्रॉब्लम है आपको। तो इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।